वर्ष के सेमेस्टर द्वितीय में प्राचीन इतिहास के विषय में बताएंगे। जो आपके कोर्स में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के जो कोर्स में प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है उसी के अनुसार आप सभी को बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात यह है, इसमें प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय है, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना है प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 650 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक। इसमें आपको कुल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। 8 चैप्टर में जिसमें पहला भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं, जिसमें भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में क्या क्या पढ़ना है उसमें 3 चीजें हैं, जिसमें पहला पुरातत्व है, दूसरा साहित्य है, तीसरा विदेशी यात्रा वृत्तांत। इसमें सबसे पहले आपको हम पुरातत्व के विषय में बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पुरातत्व में पहला अभिलेख होता है, इतिहास जानने के पहले स्रोत में अभिलेख होते हैं, और दूसरा मुद्रा एवं सिक्के, मुद्रा एवं सिक्के, तीसरा इमारतें एवं मंदिर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभिलेखों में भी बहुत सारी चीजें उत्कीर्ण हैं जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसमें अब सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो है अशोककालीन अभिलेख है और कनिष्क अभिलेख है, और इसमें प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। जैसा कि आप लोग अभिलेखों में जानते हैं, इसमें प्रयाग में भी अभिलेख है जो कौशाम्बी में उत्खनन के समय प्रयाग विश्वविद्यालय के द्वारा उत्खनन कराया गया था, जो इसमें प्रयागराज में है। इसी तरह कनिष्क ही है, बहुत सारे स्तूप भी हैं। तो ये अभिलेखों के माध्यम से भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कनिष्क गुप्त साम्राज्यों के अभिलेख भी उपलब्ध हैं। चालुक्य, दक्षिण भारत के भी चालुक्य सम्राट पुलकेशिन के भी अभिलेख उपलब्ध हैं, जिसमें उसमें सबसे बड़ा ऐहोल लेख है। ऐहोल लेख में उसमें हर्षवर्धन की पराजय का विवरण उसमें उपलब्ध है। उसके माध्यम से भी हमको इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। और प्रयाग स्तंभ के विषय में जैसा कि मैंने बताया, और इस संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, अब आपको हम बताते हैं मुद्रा एवं सिक्के। मुद्रा एवं सिक्के, मुद्रा बहुत पहले मतलब अभिलेखों के अतिरिक्त समकालीन राजाओं ने अपने समय में मुद्राओं को भी ढलवाया था। ऐतिहासिक सामग्री के रूप में उपलब्ध है। प्राचीन भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं सदी से लेकर के यद्यपि के ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी में प्राप्त होता है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के भी हुआ करते थे। आहत सिक्कों का मतलब कि वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त, उसमें प्रकृति के चित्र उत्कीर्ण हुआ करते थे, उसमें कुछ लिखा नहीं होता था। इसी तरह समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और इनकी मुद्राओं के माध्यम से हमको ये भी पता चलता है कि उनके शौक और उनकी रहन सहन, ये सब की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण किया गया है। ऐसा लगता है कि ये संगीत के प्रेमी थे। उषाण काल के भी सिक्कों पे उस धर्म से संबंधित उस पर उत्कीर्ण किया गया है। लगता है कि वो धर्म के प्रति भी काफी समर्पित थे। इसी तरह से कनिष्क के सिक्कों पे भी बहुत सारी चीजें उत्कीर्ण है, जिससे उनके विषय में पता चलता है।
समुद्रगुप्त के विषय में व्याघ्र, उनके सिक्कों में व्याघ्र की प्रतिमा उत्कीर्ण है, उससे ये पता चलता है कि किसी पश्चिम के विजय में, मतलब गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने व्याघ्र की प्रतिमा को जो है अपने सिक्कों में उत्कीर्ण कराया था। और अब इसके अलावा आते हैं इमारतें और मंदिर। अब इमारतें और मंदिर में, इसके अंदर इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। सम्राज्य राज्यों में परिचयों का बोध होता है। इससे अध्ययन से भारतीय कला के विकास में जानकारी प्राप्त होती है। विहारों तथा स्तूपों से जनता की आध्यात्मिक तथा धर्मनिष्ठा का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सैकड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता से यह पता चलता है कि यहाँ की संस्कृति हिंदू धर्म संस्कृति। इसी तरह से अंतरली खेड़ा खुदाई से पता चलता है कि लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास वहां पता चलता है। राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा उदाहरण है। खजुराहो और उड़ीसा से प्राप्त तमाम मंदिरों से हमें पता चलता है। इस तरह से हमें अभिलेख, मुद्रा एवं सिक्कों के माध्यम से और इमारतों के माध्यम से इतिहास जानने के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से आप सभी लोग इन तीनों अभिलेख, मुद्रा एवं सिक्के और इमारतों एवं मंदिर के माध्यम से आप अपनी संयुक्त रूप से आप इतिहास के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है उसको लिख सकते हैं।